हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटेल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 1 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल 7 आर्टिकल मैंने लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर है। सेकंड आर्टिकल हैदराबाद की फार्मा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर है। थर्ड आर्टिकल जीएसटी ओवर टोबैको के ऊपर है। फोर्थ आर्टिकल जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ग्लोबल साउथ में विजिट हुई है, 8 डे की जो विजिट स्टार्ट हुई है, ये उसके ऊपर आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस से ये आर्टिकल लिया गया है। फिफ्थ आर्टिकल हमारा न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज के ऊपर है, जो जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंस रखता है। सिक्स्थ आर्टिकल थाली इंडेक्स के ऊपर है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। लास्ट आर्टिकल जीआई टैग के ऊपर है, ये जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंस रखता है। आज के आर्टिकल में कुछ पीवाईक्यूज भी ऐड किए गए हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो उस आर्टिकल से कनेक्ट करते हैं या उस आर्टिकल से उठे हैं। ठीक है, इसका मॉडल प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इसका मॉडल आंसर्स आप टेलीग्राम चैनल से इन द पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं बेटेल आईएएस के। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल जैसे बोलते हैं 10th शेड्यूल। बहुत ही ये ऐसा शेड्यूल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीम्स बने हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड भी है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स भी निकलती हैं। कुछ लोग इसको अच्छा भी कहते हैं, कुछ बेकार भी कहते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। आर्टिकल है तो छोटा सा, ठीक है। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि ये जो मान लो ये विकास वासुदेव ने आर्टिकल लिख दिया तो बस मैं विकास वासुदेव का ओपिनियन उठा के बता दूं, क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए, चाहे आप द हिंदू पढ़ें चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, वहाँ पे नोटिस करो हर एक कोई ना कोई बंदा लिखा होगा। तो आपको उसका ओपिनियन नहीं जानना है, इस आर्टिकल में से जो आपको रेलेवेंट बातें लग रही हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ आंसर फ्रेम कर लेना है। कि अगर कभी आपके सामने कोई इससे कनेक्टेड क्वेश्चन कभी इस पे नहीं पूछा जाएगा, कभी भी आपको क्या लग रहा है विकास वासुदेव ने जो लिखा हुआ है अगर द हिंदू का है तो क्या इससे क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, इसमें से कोई एक की पॉइंट होगा, की टर्म होगा, जो कि आपको आपके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जाएंगे। तो अगर आप 10 तरह के डिफरेंट पेपर पढ़ रहे हैं, तो अगर एक पेपर के अंदर 10 ऑथर ने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, एडिटर ने लिखी हुई हैं, उसका 10 में आपने 100 एडिटर की चीज़ें पढ़ ली, 100 का ओपिनियन पढ़ा। लेकिन अगर ओपिनियन से अगर आप एक सिंगल वन पॉइंट भी निकाल के अपने आंसर में नहीं लिख पा रहे हैं, इट इज़ एब्सोल्यूट वेस्ट। आप चाहे जितना द हिंदू समरी कहीं भी वीडियोज़ में आप देखो, इट विल बी ऑफ नो यूज़, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। आप जिस भी न्यूज़ समरी को फॉलो करते हैं उसमें एक तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको उस आर्टिकल में से आंसर्स को फ्रेम करना है। आपको ये सोचना है कि अगर इस आर्टिकल से कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये है मेन रीज़न। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ। आपको जर्नलिस्ट नहीं बनना है, आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस जो पढ़ रहे हो उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आसानी से उस कंटेंट को यूज़ कर सकें अपने आंसर्स में। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव आंसर्स ही होता है। प्रीलिम्स तो आप बहुत बेयर मिनिमम चांसेस होंगे कि आपने हर दिन क्वेश्चन पेपर पढ़े और उसमें से एक प्रीलिम्स में आ जाए, क्योंकि प्रीलिम्स में जितने भी करंट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो स्टैटिक ही मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, चाहे बहुत ही मिनिमम आप चीज़ों पे फोकस करिए, आप 4 से 5 आर्टिकल उठाइए, लेकिन उसकी रेलेवेंस आप जीएस पेपर के सिलेबस से ज़रूर दीजिए। जब आप ये देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। ठीक है, तो सर कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इस आर्टिकल का। इस आर्टिकल में क्या हुआ है कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में ठीक है राज्यसभा इलेक्शन हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 6 एमएलए, आपको पता है वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस के 6 एमएलएज ने राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी के फेवर में वोट किया। अब जब बीजेपी के फेवर में वोट किया तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इन 6 एमएलएज को डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या ग्राउंड देकर के? भैया इन लोगों ने डिफेक्शन किया है, ये पार्टी के अगेंस्ट जाके इन्होंने अपोजिशन को वोट दिया है, तो इनको क्या कर दिया? डिस्क्वालीफाई कर दिया। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बिल भी पास किया है कि ये जो एमएलए डिस्क्वालीफाई हुए हैं या होंगे उनको पेंशन भी अब नहीं दी जाएगी। मतलब ऐसे एमएलए जिनको टिकट किसी एक्स पार्टी से मिला है और वो वोटिंग या किसी फेवर में वाई पार्टी की बातें कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि भैया आपने नमक यहाँ का खाया है लेकिन आप जाके काम दूसरी पार्टी का कर रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आसान सी भाषा आप ऐसे समझ सकते हो। व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ? वो भी सिंपल चीज़ है। पॉलिटिकल डिफेक्शन जब होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर वो किसी दूसरी पार्टी
के फेवर में जाके वोट करते हैं, अपनी पार्टी के अगेंस्ट काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें टिकट मिला है, जिस पे उन्हें टिकट मिला है, तो वो 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई होने के भागीदार बन जाते हैं। और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया था। सो ये सिंपल एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, ये मीनिंग यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन इससे मैंने आपके लिए कंटेंट निकाला, ये आपके पेपर के लिए रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। लेकिन इसके अंदर पता है क्या है, पॉइंट बहुत ही वाइडली मिसयूज़ होता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। जैसे आपने केस सुना होगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का एंटी डिफेक्शन लॉ का यूज़ होता है। तो ये कहता क्या है, ठीक है, ये कहता है मान लो अगर कहीं पे 150 मेंबर हैं, ठीक है, एक स्टेट लेजिस्लेचर में 150 मेंबर हैं, अगर इनमें से 70 या लेट्स से 80 मेंबर्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, जो एक्स पार्टी के हैं, अगर इन 80 मेंबर जो एक्स पार्टी के हैं इनमें से 2 मेंबर जा करके वाई पार्टी के फेवर में वोट देते हैं, तो 2 मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इतना ठीक है। लेकिन अब इसी के साथ साथ इसमें एक्सेप्शन ये भी डाल दिया गया कि अगर इसमें से 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर्स, ठीक है, मान लो 2/3 कहने का मतलब क्या है, 150 में से 2/3 कितना होता है, 3 5 15, 5 2 10, ये टोटल स्ट्रेंथ है। तो 100 नहीं, जो पार्टी मेजॉरिटी में है, लेट्स से अगर पार्टी जो मेजॉरिटी में है 90 उसके पास सीट्स हैं, तो 90 के 2/3 एमएलएस कितने होंगे, 90 के 2/3 एमएलएस जो होंगे वो होंगे 60। तो ये 60 एमएलएस अगर एक साथ जा करके बोलें कि भैया हमें वाई पार्टी में जाना है, तब वहाँ पे इन लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है, आप समझ रहे हैं, मतलब 2/3 मेंबर्स अगर एक साथ जाके बोल दें कि हमें दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होना है, तो 2/3 जब चले गए तो बचा, अगर 2-3 में से 2 चले गए तो बचा क्या, एक अकेला क्या वोट रह जाएगा। तो इसका वाइडली मिसयूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक ब्राइब कह सकते हो किया जाता है। आपने कई नोटिस सुने होंगे, झारखंड गवर्नमेंट में क्या हो रहा था, ठीक है, वहाँ पे लोगों को गेस्ट हाउस में रख रहे थे लेजिस्लेचर्स को, कहीं कोई डिफेक्ट ना कर दे, किसी दूसरी पार्टी में जाके वोट ना कर दें। तो ये बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्प्यूटेड आज के समय पे ये शेड्यूल हो रखा है, ठीक है। अब समझते हैं इसके साथ प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, जो एंटी डिफेक्शन लॉ में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करी है। पहली तो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई से नहीं होता, ना हाई कोर्ट का से होता है। इस बार 2025 में क्वेश्चन भी इनडायरेक्टली पूछा गया है, इससे प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो स्पीकर होता है, उस हाउस का स्पीकर जो होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है। अगर स्पीकर को लगता है कि भाई इस बंदे को डिस्क्वालीफाई करा जाना चाहिए तो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, अगर वो कहता है नहीं करा जाना चाहिए तो नहीं करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा पता है कि कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में है तो उसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ही चेयरमैन या फिर स्पीकर बनता है उस हाउस का, तो वो कहीं ना कहीं उसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करता है। इस वजह से जो स्पीकर का डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड होता है, वो कहीं ना कहीं अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट जो जिस पार्टी से बिलोंग करता है उसको फुलफिल करता है। प्लस अगर इसका थोड़ा सा दूसरी साइड देखें तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये इंट्रा पार्टी डिसेंट को बहुत ही लिमिट करता है। मतलब अगर यहाँ पे लेट्स से आपको 90 मेंबर्स का एग्जांपल दिया मैंने, अब इन 90 मेंबर्स में से मान लो पार्टी गलत काम कर रही है, ठीक है, अब इन गलत काम में से 20 या 10 लोगों को लग रहा है कि भाई ऐसा है, ये लोग कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन 10 अभी भी 2/3 नहीं है, तो उनके पास डिबेट करने का, उनके पास फ्री स्पीच का सवाल बहुत उठ जाता है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई पार्टी गलत कर रही है तो ये एंटी डिफेक्शन का नाम देके इन 10 लोग को हटा दिया जाएगा कि आप लोग पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं सही काम कर रहे थे। तो दोनों साइड काम कर रहा है, इट्स लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार की तरह है कि वो, बट इसका निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू पॉजिटिव, ठीक है। इसमें मास डिफेक्शन को एनकरेज बहुत ही ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है। कैसे? जिस तरह से आपने महाराष्ट्र का एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो इसमें सबको पता है, केवल आपको मुझे नहीं बल्कि हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको ये एक बात पता होती है कि अगर कोई गवर्नमेंट पावर में है किसी भी स्टेट में, अगर उसमें से 2/3 मेंबर्स को मैंने अपने फेवर में ले लिया, चाहे उनको बोलेंगे आपको भाई साहब हम मिनिस्टर बना देंगे, आपको हम ये 10 करोड़ देते हैं, आप हमारे साइड आ जाओ, तो इस तरह से 2/3 लोगों को फेवर में कर लिया, तो उससे पूरी की पूरी गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? जो लोग होते हैं, जो पीपल जिन्होंने वोट दिया है,
वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के कंसर्न होते हैं। एज अ पीपल, आपने अगर लेट्स से एक्स पार्टी को वोट दिया, आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो एक्स पार्टी से, ठीक है, एक्स पार्टी पावर में भी आ गई, लेकिन कल को एक्स पार्टी में जो मेंबर सेलेक्ट हुए हैं ये जाके डिफेक्ट करके वाई पार्टी में चले गए, तो आपका सेंटीमेंट हर्ट होगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि आपने वोट एक्स को दिया, वाई पार्टी हारी, लेकिन वाई पार्टी ने किसी ना किसी तरीके से गलत काम करके, या फिर गलत काम ना कहें, कोई ना कोई अपने खुद के जो बोलते हैं ना इल स्टेप्स का यूज़ करके इसमें से इन मेंबर्स को लेके इस पार्टी को गिरा दिया, पावर से हटा दिया, है ना। तो ये सारे एक रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ही ज़्यादा हीटेड हो जाता है, डिस्प्यूटेड हो जाता है, और ये सारी उसमें प्रॉब्लम कही जाती हैं। अब आते हैं इसमें सजेस्टेड रिफॉर्म से सोल्यूशन क्या है। पहली बात तो एक रिफॉर्म ये होना चाहिए कि जो स्पीकर है उसको टाइम बाउंड डिसीजन देना होगा, कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 3 महीने की डेडलाइन दी कि अगर इस ऐसा नहीं है कि स्पीकर के पास अगर कोई केस आया कि इस मान लो ये बंदा है, इस बंदे को डिस्क्वालीफाई करना है, स्पीकर कह रहा है नहीं भाई चलो डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, वो डिस्क्वालीफाई ही नहीं कर रहा है ना। मान लेते हैं एग्जांपल, आपको फिर से समझाता हूँ। एक एक्स पार्टी है पावर में, उस एक्स पार्टी का स्पीकर बैठा हुआ है, और वाई पार्टी का एक मेंबर एक्स पार्टी में गया, तो वाई पार्टी ने कहा स्पीकर से भाई साहब इसने हमारे बोलते हैं ना हमारी पार्टी के अगेंस्ट जाके दूसरी पार्टी के फेवर में दिया, ठीक है। तो स्पीकर से कहा कि इस बंदे को आप डिस्क्वालीफाई कर दो, लेकिन स्पीकर कौन सी पार्टी का है, एक्स पार्टी का। किसके फेवर में ये बंदा गया, एक्स पार्टी में। तो स्पीकर जनरली क्या करते हैं पता है, वो डिसीजन देते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं लॉ की तरफ से कि नहीं आपको 10 दिन में अपना नियम सुना, आपको 10 दिन में अपना डिसीजन देना है, नहीं है। इसका बहुत बड़ा इन्वर्स इम्पैक्ट यही होता है कि ये बहुत लंबा चल जाती हैं चीज़ें, कि स्पीकर कंटिन्यूसली उस चीज़ को इग्नोर करता रहता है, ठीक है ठीक है, क्योंकि वो पार्टी किस पार्टी का इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, जिस पार्टी से वो बिलोंग कर रहा है। तो ये चीज़ पहली होनी चाहिए लॉ में कि स्पीकर के पास टाइम स्पेसिफाई होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ स्पीकर, क्योंकि जनरली ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये हमेशा मैक्सिमम फेवर करेगा उस पार्टी के फेवर में जो पार्टी पावर में है या फिर जो पार्टी सेंटर में है। महाराष्ट्र के केस में क्या हुआ, महाराष्ट्र के केस में जो पार्टी सेंटर में थी उसकी से ज़्यादा हुई, है ना। इवन तो वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में गवर्नमेंट इंक्लूड हुई थी, जो भी टसल था दैट इज़ पॉलिटिकल थिंग, उसमें आपको नहीं जाना। बट पॉइंट क्या है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती जो ना एक्स पार्टी से बिलोंग करती ना वाई पार्टी से बिलोंग करती, तो वो इंडिपेंडेंट तरीके से देख पाती कि जो वाई पार्टी वाला मेंबर अगर एक्स पार्टी के फेवर में जाके बोल रहा है तो क्या ये गलत कर रहा है तो इसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, ठीक है। और जो मर्जर प्रोविजन है वो और ज़्यादा टाइट करे जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस 2/3 MLAs आके बोले भाई साहब ऐसा है चलो हमें अपनी दूसरी गवर्नमेंट बनानी है, हम डिफेक्ट कर रहे हैं। इसको इतना आसान नहीं करना चाहिए मर्जर की 2/3 लोग एक पार्टी से उठे दूसरी पार्टी में जाके मर्ज हो गए फिर बोले नहीं नहीं हम ही हैं सब कुछ हैं जो, तो ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिससे मर्जर प्रोविजन और ज़्यादा टाइट हो। इसी के साथ साथ जुडिशियल रिव्यू का मैकेनिज्म भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो जो स्पीकर है उसके पास कोई भी जुडिशियल एक्सपीरियंस नहीं है। स्पीकर इज नथिंग बट जस्ट एन MLA, ठीक है। जो मेजॉरिटी पार्टी से जिस पार्टी से जो पार्टी पावर में है उस पार्टी से वो MLA इलेक्ट हुआ है। मे भी ऐसा हो सकता है वो अनएजुकेटेड हो या उसे प्रॉपर नॉलेज ना हो कि जुडिशरी कैसे काम करती है। तो इस वजह से जो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में केस को देखना होता है कि लॉ कैसे काम करता है, 10th शेड्यूल कैसे काम करेगा, तो ये सब स्पीकर के पास स्पेशलाइजेशन नहीं होती इन सारी चीज़ों की। तो उसमें कहीं ना कहीं जुडिशियल इंटरवेंशन का अगर मैकेनिज्म होगा उससे ये चीज़ें थोड़ी बहुत सही होंगी। और जो प्रोसेस है पूरा जिसमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा MLA एक्चुअली में डिफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ एक स्पेशलाइज्ड बॉडी जुडिशरी जो की है वो अच्छे तरीके से काम कर सकती है, ठीक है। अब देखते हैं यूपीएससी में 2022 में इससे क्वेश्चन आया था, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज इट इज क्वेश्चन है, मैंने वही उठाया। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो स्टेट लेजिस्लेचर में, उसके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है, वो आराम से जब उसका मन करेगा तब वो आराम से उस केस पे अपना डिसीजन सुनाएगा। तो कोई टाइम फ्रेम ना होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। आपको मैंने मेंस पर्सपेक्टिव से बताया, लेकिन यहाँ पे आप
प्रीलिम्स में उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, ठीक है। अब इसको देखते हैं। द लॉ स्पेसिफाइज, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। यूपीएससी में अक्सर क्या होता है, जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना वहीं पे खेला जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें कुछ नाउन होंगे, ठीक है, इसमें कुछ होंगे वर्ब। तो आपको वर्ब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको मेन स्पेसिफिक क्या होता है, नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा या नाउन कहते हैं, तो आप उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जो सर्टेन टर्म्स हैं, द लॉ स्पेसिफाइज इज जनरल, ठीक है, दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस, ठीक है। अभी आपको जो मैंने नाउन बताया उसमें आपको लग रहा हो सर यहाँ पे नाउन की क्या नीड है। पॉइंट ये है कि यूपीएससी में मैक्सिमम चीज़ें जो चेंज की जाती हैं वो वहाँ पे की जाती हैं जहाँ पे 100% वो क्वेश्चन रॉन्ग बन सके। ऐसा नहीं होगा कि 1% चांसेस भी होंगे कि भाई वो सही हो सकता है। और 100% रॉन्ग तभी होगा जब नाउन में चेंजेस किए जाएंगे, जब स्पेसिफिक नाम में बदलाव किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा नाम को, तब वो क्वेश्चन कंप्लीटली 100% गलत बनता है। क्योंकि यूपीएससी ऑल ओवर इंडिया में पेपर कराना है उसको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में बहुत ही एकदम वेग फॉर्म में चीज़ें देंगी, लेकिन 2025 में ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ऑल्दो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अभी इसको देखते हैं। तो क्या लॉ स्पेसिफाई करता है कि नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को? इसका स्ट्रेट अवे आंसर है नहीं। क्या लॉ में ऐसा कुछ स्पेसिफाई है? नहीं है। लॉ बल्कि ये कहता है कि अगर कोई मेंबर नॉमिनेट हुआ है, नॉमिनेटेड मेंबर आपको पता है, जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कोई स्पेशल आर्ट का बंदा है, ठीक है, जिसके पास कोई स्पेशल एजुकेशन हो या कुछ स्पेशल, जैसे एक्टर्स लोगों को या फिर लिटरेरी फील्ड से लोग बिलोंग कर रहे हैं, उनको नॉमिनेट करता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर नॉमिनेट हुआ है कोई मेंबर तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, वो इंडिपेंडेंट रहे अपने पूरे टेन्योर में, मतलब किसी भी पार्टी को ज्वाइन ना करे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो वो किसी पार्टी को अगर उसे ज्वाइन करना है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर वो 6 महीने के अंदर नहीं ज्वाइन करेगा और उसके बाद ज्वाइन करेगा, तब वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये लॉ स्पेसिफाई करता है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना है, करो। 6 महीने के बाद एक नॉमिनेटेड मेंबर नहीं ज्वाइन कर सकता है कोई भी पार्टी, ठीक है। तो आप नोटिस करो यहाँ पे स्पेसिफिक्स लिखा है, द लॉ स्पेसिफाइज, लॉ स्पेसिफाई नहीं करता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। फिर इससे 2008 में जो क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 2 के लिए, देखिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करने के तरीके, किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वो एक प्रॉपर फॉर्म में, सिंक्रोनाइज फॉर्म में आपके लिए बहुत जल्दी मैं एक सिर्फ PYQ को ला करके आपके सामने रखूँगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आप देखेंगे किस तरह से एक पैटर्न दूसरे पैटर्न से कनेक्ट हो रहा है। आपको इससे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि यूपीएससी PYQ से सेम क्वेश्चन नहीं उठते हैं कभी, लेकिन पैटर्न सेम ही फॉलो होता है। ये मैं आपको बहुत ही भरोसे से बता सकता हूँ। आपको जब मैं समझाऊंगा वीडियोस में सब्सिक्वेंट, तो आप समझेंगे कि हाँ ये कितना रेलेवेंस रखता है PYQ, ठीक है। और आपको यही बताऊंगा जो आप लोग जनरली मॉक टेस्ट देते हैं वो आपके लिए उतना ज़्यादा एफिशिएंट क्यों नहीं हो पाता है कंपेयर टू PYQ। सारी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूंगा जब मैं PYQ की सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। 2008 में जीएस पेपर 2 से सवाल पूछा गया था, डिस्कस द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया। आप खुद सोच के देखो, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप खुद सोचो ये फेडरल पॉलिटी पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है ना। क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें मेंशन थी एंटी डिफेक्शन लॉ की? नहीं, ये लाई गई हैं कब? 1985 में 52nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट को इस आर्टिकल से उठा के यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और आप जब लिखोगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा कि आपके पास एक नॉलेज है अच्छी खासी, ठीक है। कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं उठेगा। नेक्स्ट आते हैं, डिस्पाइट इट्स इंटेंट टू प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पार्टी डिसिप्लिन, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एंटी डिफेक्शन लॉ का? कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, पार्टी में डिसिप्लिन रहे। द एंटी डिफेक्शन लॉ हैज़ ऑफन बीन मिसयूज्ड। कैसे मिसयूज हुआ है वो आपको बता दिया मैंने, अभी आपको वही समझा रहा था। रिमेन्स इनइफेक्टिव इन कर्बिंग डिफेक्शंस, एग्जामिन द इश्यू एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। अभी आपको जो ये मैंने क्वेश्चन बनाया है ये एज इट इज़ आर्टिकल पे ही बनाया है। आपको समझ में आ रहा होगा ये सिर्फ मात्र
15 से 20 लाइन का ये छोटा सा आर्टिकल से आपने कितनी नई नई चीज़ें सीखी अभी, है ना। दिस इज़ हाउ आपको ध्यान देना चाहिए आर्टिकल पे। आपको ये नहीं सोचना कि समरी में सिर्फ आपको एडिटोरियल ही पढ़ना है। एडिटोरियल इज़ नथिंग बट एडिटर के द्वारा दिया गया ओपिनियन। ज़रूरी नहीं आपको अगर वो ओपिनियन में से 1-2 पॉइंट ही होंगे जो अपने आंसर में लिख सकते हो, पूरे एडिटोरियल को अपने दिमाग में जो 100-150 लाइन का होता है आप नहीं बैठा सकते। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डेली आपने अगर 5 एडिटोरियल पढ़े, मंथ में आपने 150 पढ़े, और फिर सोच के देखो न जाने कितने हज़ार एडिटोरियल कहाँ तक रखोगे दिमाग में। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे आपको आइडिया रहेगा कि आपको आपके लिए ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगा इंडीड, ठीक है। चलिए, और अगेन ये जो इसका आंसर था उसमें ये 10th शेड्यूल पैराग्राफ 2 के 3 में स्पेसिफिक चीज लिखी है, द नॉमिनेटेड मेंबर शैल बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही शी जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। वही सेम चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको ज्वाइन करना है भाई साहब पहले कर लो, ये लॉ में नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आपको ज्वाइन करना है तो बिफोर करो, बिफोर 6 मंथ, उसके बाद करोगे तब आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ये नॉमिनेटेड मेंबर की बात हो रही है, जनरली एकदम स्पेसिफिक तौर पे नॉमिनेटेड मेंबर की बात है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी उससे पूछा गया। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो हैदराबाद के एक फार्मा यूनिट में ब्लास्ट हुआ, उसमें टोटल 17 लोग मारे गए, ठीक है, ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल ने एक बहुत बड़ा इशू सामने लाके खड़ा कर दिया, ठीक है, आप पढ़ेंगे। अगेन इसकी जनरल इन्फो तो यही है कि वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया, वहाँ के लोगों ने, एनडीआरएफ की टीम अभी भी कंटिन्यूसली इस चीज़ को, स्पॉट को बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिन कर रही है कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई। ज़्यादा लोग जो मरे हैं ब्लास्ट में, ब्लास्ट होने के बाद जो बिल्डिंग गिर गई उससे ज़्यादा लोग मर गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो एक करंट फॉर्म है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको मतलब पेपर फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें इश्यूज, मेजर हाईलाइटेड इश्यूज जो करंटली प्रिवेल कर रहे हैं। आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि फार्मा यूनिट में जो ब्लास्ट हुआ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, नहीं, उसके अंदर क्या इश्यूज हैं वो समझो आप। पहली बात तो ये है कि जो लेबर वर्क कर रहे थे वो लेबर माइग्रेंट लेबरर्स थे, ठीक है, कहाँ से, बिहार और वेस्ट बंगाल से मैक्सिमम लेबर थे वहाँ पे जो थे। और बाद में ये पता चलता है, केवल एक फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, होलिस्टिक इंडियन फैक्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। कई जगह अभी भी स्टैंडर्ड वर्किंग आवर नहीं है, कभी कभी शिफ्ट 12 घंटे से भी ज़्यादा हो रही है। आप सोचो जिस तरह से कॉलोनियल टाइम में 12 आवर्स की शिफ्ट होती थी, अभी भी कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहां फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे ना पीएफ कट रहा है, ना वहां पे कोई एक फॉर्मल लेवल पे एग्रीमेंट हुआ है, कोई पेपर वर्क है, बस बंधुआ मजदूर टाइप, आओ काम करो जाओ, क्योंकि माइग्रेंट होते हैं लेबरर्स, इनको जॉब चाहिए होती है, तो इसका एक्सप्लॉयटेशन एम्प्लॉयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये एक इशू हाईलाइट हो रहा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। जो लेबर लॉज हैं उनका कंप्लायंसेस नहीं कर रही हैं अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, और इस वजह से उनका आप ये कह सकते हो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या क्या फेस होती है माइग्रेंट लेबरर्स के द्वारा। पहली बात तो आपको पहले बताया, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो एक इंसान बिहार से लेट्स से बैंगलोर या हैदराबाद में काम करने के लिए आया, तो उसे कभी भी वहाँ का जो मालिक है उसे पेपर नहीं देगा कि जैसे आप बोलते हैं ना कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता उसे, बस उसके वो पहुंचा, कहा चलो कल से काम करो, मंथ के एंड में तुम्हें हम पैसा देंगे, देंगे नहीं देंगे दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन जॉब में बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी, कोई अधिकार, किसी से मतलब नहीं है, तुम बस काम करो जाओ। कोई भी मिनिमम वेज का एनफोर्समेंट अभी भी प्रिवेल कर रहा है। कई माइग्रेंट्स जो होते हैं वो उनके पास ज़रूरतमंद होते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है, ठीक है, तो वो अंडरपेड भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो सोचते हैं भैया जहाँ चलो हमें मिलना चाहिए 500 रुपये, अगर काम नहीं मिलेगा और ये बंदा दे रहा है 300 रुपये, सोचेगा 200 रुपये कम तो मिल रहा है, लेकिन वो बंदा कह रहा है ऐसा है काम 300 पे करना है, करो नहीं तो आगे बढ़ो, हमारे पास और भी लोग हैं। तो ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन इतनी है, इतने लोग माइग्रेट करते हैं, सब लाइन में खड़े होते हैं, भैया हम चलो तुम 300 हम 250 में करने के लिए तैयार हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि लेबर लॉ क्या कह रहे हैं, क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो कर रहा है एम्प्लॉयर की नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, बस चुपचाप उन्हें काम चाहिए। तो बंदा सोचता है चलो भैया जहाँ कुछ नहीं मिलेगा 300 तो मिल रहा है, तो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लिविंग कंडीशन बहुत पुअर है, उनको बस क्या कह रहे हैं, अगर एक होटल पहुंचा हुआ है एक लेबर काम करने के लिए, तो उसको सिर्फ ये होता है आप उसी होटल में एक कोने में सो जाओ, सुबह उठो खाना बनाओ, पूरे दिन मेरे लिए पैसा कमाओ, उसके बाद अगले दिन फिर वहीं सो जाओ। मतलब लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा
पुअर कह सकते हो, अनहाइजीनिक होती है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ख़राब तरीके से इनको प्रोवाइड होती हैं। कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, कोई मतलब नहीं है सारी चीज़ों से, ठीक है। प्लस साथ ही साथ अगर कोई माइग्रेंट होता है उसका वो पुलिस हरासमेंट का भी शिकार बहुत ज़्यादा होता है। जनरली जो पुलिस होती हैं वो उनको एज अ आउटसाइडर, क्रिमिनल, ठीक है, पुलिस स्क्रूटनी में बहुत ज़्यादा उनका नाम आता है, ठीक है। अभी भी आपको एक चीज़ पता होगी, जैसे रीजनल लेवल में स्पेसिफिकली बैंगलोर में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में अभी भी ये चीज़ ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, ना केवल पुलिस अथॉरिटीज़ ना करें लेकिन वहाँ के लोकल लोग एज अ आउटसाइडर बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपको उस वहाँ की भाषा लर्न करनी होगी, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो इश्यूज़ खड़े होते हैं ये इंडिया की इंटीग्रिटी पे बहुत सवाल खड़ा करते हैं। टॉपिक अभी वो फार्मा के ऊपर था, लेकिन देखिए मैं कहाँ पे आ गया आपको समझाते हुए। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू एक्सप्लोर द आर्टिकल। ऐसे नहीं करना है कि आपको बस आर्टिकल पढ़ लेना है, उसमें जो लिखा है बस उसको आपने बैठा लिया, नहीं, ऐसे उस ऑथर को आपको सिर्फ उतना पढ़ो जितना ज़रूरी है, अपने पॉइंट्स आप निकाल लो, है ना। तो ये हैं मेन चीज़ें, ठीक है, कि उनको इंडिया की अगर इस तरह से कोई भी रीजनल इश्यूज प्रिवेल करेंगे तो इंडिया एज अ यूनियन और इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो प्रियम्बल में चीज़ें लिखी गई हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, है ना, डेमोक्रेटिक, तो ये सारी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हैं। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस सेक्शन में, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ करके सिलेबस में आता है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को मेंशन करके। अब देखते हैं जो लेबर्स होते हैं, लेबर लॉ होते हैं, वो क्यों नहीं इफेक्टिवली अप्लाई होते हैं। पहली एम्प्लॉय मतलब क्यों नहीं अच्छे से अप्लाई हो पाते हैं यहाँ पे। पहला रीज़न तो ये है कि इनफॉर्मल नेचर ऑफ वर्क होता है। जैसे आपको बताया, अगर ये यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं तो इनको क्या मतलब है कि भैया हमारा पेपर वर्क हो रहा है नहीं, मतलब दोनों तरीके से। मैंने आपको यहाँ प्रॉब्लम तो डिस्कस की कि भाई यहाँ पे कोई फॉर्मल लेवल नहीं है, लेकिन अब ऐसे सोचो, क्या इस बंदे को फॉर्मल लेवल से मतलब है? उसको तो पैसे से मतलब है ना। तो इनफॉर्मल नेचर ऑफ वर्क होने के कारण लेबर लॉ सही से अप्लाई नहीं हो पाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है सही से, क्योंकि जो एम्प्लॉयर हैं, अगर कोई भी एम्प्लॉयर बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है तो एक एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, उसमें उनको रजिस्टर करना पड़ेगा कि हमने इन लेबर्स को अपने यहाँ एडमिट किया हुआ है। तो अक्सर ये एम्प्लॉयर्स अवॉइड कर देते हैं रजिस्ट्रेशन करना उन एम्प्लॉय, और इन एम्प्लॉयर्स को मतलब ही क्या है कि भाई क्या मेरा BOC VW, अभी आपको इस बारे में नहीं पता, इस माइग्रेंट वर्कर को सोचो या जो लेबर है क्या उसे ये सारी चीज़ें पता होंगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेबर इंस्पेक्शन ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। लेबर इंस्पेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है बस कहाँ पे? सीरीज़ में, मूवीज़ में एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे सिर्फ दिखावट के लिए एक चीज़ होती है ना कि नहीं नहीं ये देखो इससे बहुत ज़्यादा स्टाइल बन जाती है लोगों की, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी में अभी भी लेबर इंस्पेक्शंस प्रॉपर नहीं होते हैं, ठीक है, जिस वजह से ये जो लोग हैं इनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगेन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट खुद ही अंडर स्टाफ है, ठीक है, अंडर एम्पावर्ड है। और एक और सबसे बड़ा रीज़न जो कि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पे बहुत एक अहम रोल प्ले करता है, वो है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। कोई भी एग्जैक्ट डेटा नहीं होता कि बिहार से कितने लेबर पहुँचे हैं बेंगलोर, बिहार से कितने लेबर या वेस्ट बंगाल से कितने लोग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश गए हैं। प्लस ना बिहार गवर्नमेंट इवन दो कनेक्ट भी नहीं करती उस स्टेट से जहाँ पे उसके लोग गए हैं, उनकी ट्रैकिंग भी नहीं होती कि कोऑर्डिनेशन हो, भैया मेरे स्टेट से लोग जा रहे हैं आप इनका ख्याल रखिए। एक फॉर्मेलिटी होती है ना कि मेरे यहाँ स्टेट के लोग जा रहे हैं आप थोड़ा ख्याल रखो, इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप देखो, प्लस मैं आपके लिए भी मदद करूंगा किसी ना किसी तरीके से। तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ना होने का कारण क्या है? क्योंकि पार्टी डिफरेंसेस होते हैं, यहाँ पे कोई पार्टी है, दूसरी यहाँ कोई पार्टी है, तो सारी रीजंस बनते हैं जिस वजह से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। अब देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी सोल्यूशन आपको ढूंढना हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम पकड़ लो, जहां आपने प्रॉब्लम पकड़ी उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उठा उठा के आपको देना शुरू कर देना। पहली प्रॉब्लम मैंने क्या बताई? वर्कर का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सोल्यूशन क्या होगा? मैंडेटरी बनाओ वर्कर का रजिस्ट्रेशन। मैंने क्या कहा? प्रॉब्लम ये है कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो सोल्यूशन क्या है? आप इंटर स्टेट MOUs करवाओ, है ना। प्रॉब्लम से ही आप सोल्यूशन को निकालो। तो अगर एक बार आपको इश्यूज कहो, प्रॉब्लम्स कहो, या आप ऐसी चीज़ें कहो कि जिससे दिक्कतें हो रही हैं, हर्डल्स कहो, तो उन हर्डल्स से ही आप सोल्यूशन को भी निकाल सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इस एक स्टेप आगे सोचो, ठीक है, उसी को आप कन्वर्ट कर दो आंसर में। डेडिकेटेड हेल्पलाइन लीगल एड होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव लेबर इंस्पेक्शन
प्रॉब्लम क्या थी, लेबर इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, तो लेबर इंस्पेक्शन को देखो इसी से मैं निकाल रहा हूँ। वीक लेबर इंस्पेक्शन है, उसको थोड़ा अच्छा बनाओ। लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन को स्टैंडर्ड बनाओ। इनफॉर्मल वर्क है, इसको फॉर्मल बनाने की कोशिश करो। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं है, थोड़ा मतलब आपको लग रहा है क्या ये सिर्फ वाइसे वर्सा हो रहा है, बिल्कुल वाइसे वर्सा ही होता है, लेकिन आपको जब वाइसे वर्सा कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा एड ऑन करो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इंप्रूव लेबर इंस्पेक्शन, तो वहाँ पे कैसे लेबर इंस्पेक्शन हो, क्वेश्चन पूछो तो टेक बेस्ड मॉनिटरिंग होगी। सरप्राइज इंस्पेक्शन, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर वॉल्यूशन होना चाहिए। फॉर्मल हायरिंग को और ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ठीक है। इससे टैक्स कैसे आप इंसेंटिवाइज करोगे फॉर्मल हायरिंग को, टैक्स बेनिफिट दो एम्प्लॉयर्स को, जो मालिक है उसको बोलो भाई अगर आपने इतने लोगों को हायर किया और आपने हमको दिखाया तो आपको हम इतना टैक्स बेनिफिट देंगे। तो ये सब जितने लोग ये बिजनेसमैन होते हैं इनको प्रॉफिट दिखता है अपना, ठीक है। तो जब इनको दिखेगा हमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो ये फॉर्मली हायर करना शुरू कर देंगे। वो जो माइग्रेंट्स या लेबरर्स या वर्कर्स जो काम कर रहे हैं इनफॉर्मल वर्क में, उनको वो कहीं ना कहीं सोचेंगे भाई इनको इंश्योर कर दो, ठीक है, इनके इंश्योरेंस दो, क्योंकि इनको हम इंश्योरेंस देंगे तो उससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारे सोल्यूशंस हैं। 2015 में क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 2 में, डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड्स ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डेकेड्स, चेंजेस इन ट्रेंड, ठीक है। ये एग्जैक्टली उसी में पूछा गया है। आप अपने दिमाग कोशिश करिए सोचने की किस तरह से क्या ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, ठीक है, कैसे, क्योंकि पॉपुलेशन बदल रही है तो ट्रेंड भी होंगे। तो क्या क्या है, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ घटती हैं तब अक्सर इंट्रा स्टेट माइग्रेशन होता है, ठीक है। इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है, इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही, एक स्टेट में एक ज़िले से दूसरे ज़िले माइग्रेट करते हैं लेबर। अगर उन्हें लगता है स्टेट में ही अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इंटर स्टेट वो ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब माइग्रेट करते हैं। फिर बिहार, वेस्ट बंगाल या ऐसी जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है, ठीक है, उनके पास स्किल भी उतनी है, तो माइग्रेट करते हैं किसी ऐसे स्टेट में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और आसानी से उनको जो करंट स्किल सेट है उसी पे उनको जॉब मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो कि कैसे अभी रिसेंट में ये सारी चीज़ें चेंज हुई है माइग्रेशन, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखते हो जो स्टेट जैसे बिहार है वहाँ पे R&D अब बहुत ज़्यादा करने की बात की जा रही है जिससे लोगों का माइग्रेशन कम हो। तो ये सब ट्रेंड है माइग्रेशन के, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका ये है, आप एक बार पढ़िएगा इसको, एग्जैक्टली आर्टिकल के ऊपर बेस है, इसका मॉडल आंसर आप PDF फॉर्म में टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो रिजाइन आज से 7 से 8 साल पहले आया था, ठीक है। उसने अपने बहुत सारे बेनिफिट दिए, उसका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है, इकोनॉमिक बेनिफिट जो देखा जा रहा है जनरली। लेकिन जब उसको हम बात कर रहे हैं टोबैको कंजम्पशन को कम करने के लिए GST का यूज़, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। क्योंकि जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जनरली कहा गया हम GST बहुत हाई लगाएंगे उससे, ताकि लोग कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हों टोबैको को यूज़ करने से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पिछले 7 से 8 साल में लोगों का कंजम्पशन और लोगों की जो हैबिट है टोबैको की उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला है, ठीक है। इसमें इश्यूज़ क्या क्या हैं जनरली, पहली बात तो ये जो GST रिजाइम है हमारा, ठीक है, इसमें जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉट जस्ट बीड़ी सिगरेट, आपका जो पान मसाला तम्बाकू, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसे हम लोग कहते हैं एड वैलोरम टैक्स, ठीक है। अब आपको समझाते हैं एड वैलोरम टैक्स होता क्या है। एड वैलोरम टैक्स हमेशा टोटल वैल्यू पे लगता है। मान लो आपने 10 प्रोडक्ट लिया, ठीक है, 10 प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू कितनी थी, 10 प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू थी 1000 रुपये। तो आपको 10 प्रोडक्ट पे एक एक करके नहीं देना GST, आपको 1000 पे ही उठा करके 10% दे देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग जनरली क्या करोगे कि यहाँ पे अगर आप एक टोबैको प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, ऐसी कंपनी है जो टोबैको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी इस वैल्यू को बहुत वैसी शो करते हैं और इसी में वो लोग क्या करते हैं 1000 में 1000 का प्रोडक्शन दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी भी तो जा रही है ना उतना, तो यहाँ पे ये भी एक बहुत एड वैलोरम टैक्स लगता है टोबैको प्रोडक्ट्स पे कि आप टोटल वैल्यू दिखाओ। तो वो लोग वैल्यू कम से कम दिखाते हैं कि 1 लाख वैल्यू है भाई साहब हमारी प्रोडक्ट्स की, अब 1 लाख पे उन्हें 15% 20% जो भी GST टैक्स लगना होगा वो लग जाएगा। तो डिमांड ये हो रही है कि जो एड वैलोरम टैक्स है इसको हटाया जाए, पर यूनिट टैक्स लगना चाहिए इन टोबैको प्रोडक्ट्स पे। अगर किसी फैक्ट्री ने 100 यूनिट ऑफ टोबैको बनाया है तो 100 यूनिट ऑफ टोबैको पे टैक्स लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये जो इश्यूज हैं इससे हेल्थ क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें
तो कहीं ना कहीं इस टैक्स स्ट्रक्चर ने टोबैको कंजम्पशन के प्राइजेस को उतना नहीं रेस किया है जिससे लोगों ने कंजम्पशन करना कम कर दिया हो या बंद कर दिया हो। और जब वो लोगों ने टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज़ बंद नहीं किया या कम नहीं किया, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ बर्डन भी आएगी हेल्थ केयर पे, है ना। गवर्नमेंट ले तो ले रही है, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं उससे हमें अच्छा खासा टैक्स होता है। आप सोच के देखो, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट आपको टोबैको से हो रहा है। अब ये जो लोग खाएंगे, उन लोगों को उससे जो डिसीजेज होंगी, और अगर वो मिडिल क्लास के होंगे, वल्नरेबल सेक्शन के होंगे, तो उनको अगर उतनी बीमारियां होंगी, डिसीजेज होंगी, तो उनकी एम्प्लॉइंग कैपेसिटी तो कम हो जाएगी ना, या उनकी कमाने की क्षमता तो कम हो जाएगी, तो वो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा। और अगर वो हॉस्पिटलाइज होंगे और अगर वो वल्नरेबल सेक्शन से हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो 100 रुपए के एवज में 200 गवर्नमेंट को स्पेंड ही करना पड़ जाएगा उनके हेल्थ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं इस आर्टिकल में। साथ ही साथ ये कहा गया है कि पॉलिसी इनकोहेरेंस है, अगेन वही सेम चीज़, जो पब्लिक का हेल्थ गोल है, ठीक है, वो और टैक्स की जो पॉलिसीज़ हैं, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही, क्योंकि टैक्स पॉलिसीज कुछ कह रही है, हेल्थ गोल्स हमारे ये हैं कि हमें देश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है। लेकिन अब टैक्स पॉलिसीज में जब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं होंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस नहीं होंगे टोबैको जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, तो वो लोग उसको और ज़्यादा प्रमोट करेंगी, वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रमोशन होगा किसका, टोबैको प्रोडक्ट्स का, लोग और कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूम करेंगे, वही सेम चीज़, क्वेश्चन घूम फिर के वहीं पे आ जा रहा है। तो पॉलिसी एक साथ अगर दोनों में एक कोहेरेंस होता या कनेक्शन होता कि भैया फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है हेल्थ मिनिस्ट्री से, भाई साहब हम इतना टैक्स लगा रहे हैं, इससे क्या होगा, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर दबाव है ना वो कम पड़ जाए, क्योंकि कम लोग बीमार पड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कोहेरेंस, इसका यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आर्टिकल जैसे अगेन ये एक ऑथर ने अपना व्यू लिखा है, इसमें से मेन पॉइंट्स मैंने निकाले हैं आपके लिए। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि चलो भैया तो क्या इलाज है टोबैको प्रोडक्ट्स का, एक एक बंद तो कर नहीं सकते, हाइक कर दें। तो क्वेश्चन उठता है हाइक से क्या हो जाएगा, चैलेंजेस क्या क्या है हाइक करने के। पहली बात तो अगर एक सीमा से ज़्यादा हाइक, क्वेश्चन अगेन ये आर्टिकल में बात कही गई है, अगर हम बहुत ज़्यादा हाइक कर देंगे क्या टैक्सेशन या फिर एक सर्टेन परसेंटेज जो टोबैको पे लगता है, तो उससे इलिसिट मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ऐसे लोग फिर प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे जो कि फॉर्मल टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं हैं, या टैक्स से फॉर्मली वो टैक्स डिपार्टमेंट से वो बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है। जैसे गांव देहात में आप लोग देखते हो ना कि हुच ट्रेजेडी का नाम सुने होगे, जहाँ पे अल्कोहल गांव में बनती है, ठीक है, इसमें कई लोग मारे जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये इलिसिट मार्केट कही जाती है। उसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएगा टैक्स, और ये सिगरेट अगर लेट्स से आई डोंट नो कितनी, मतलब लेट्स से 10 रुपए की सिगरेट अगर आती है, तो ये सिगरेट घूम फिर के अगर 20 रुपए कर दोगे, तो लोगों के पास तो 20 रुपए नहीं है, तो वो लोग क्या कहेंगे, वो दूसरी मार्केट में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे जाके देखेंगे 5 रुपए में सिगरेट मिल रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलिसिट मार्केट और ज़्यादा प्रमोट होंगी। साथ ही साथ जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं वो रेसिस्ट करते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा अगर आप टैक्स हाइक करोगे तो उससे इलिसिट मार्केट ही बढ़ेगी, इसमें हमारा, बोलते हैं ना, हमारा कोई घाटा नहीं हो जाए, आपका ही घाटा होगा। इसके साथ कंज्यूमर शिफ्ट भी होगा, वही मैंने आपको पूरा घुमा के पहले समझा दे, चीज़ यहाँ रखी, कंज्यूमर शिफ्ट करेगा चीपर प्रोडक्ट्स पे जो हार्मफुल होंगे टोबैको के फॉर्म में। यही तो होता है ना, अगर एक इंसान के पास शराब खरीदने का पैसा नहीं है तो वो सस्ती शराब पे जाता है, जैसे अगर देसी शराब हो या गांव में जो शराबें बनती हैं जनरली, वो उनके ऊपर स्विच करता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना होगा कि ये मार्केट भी ना प्रमोट हो, कंज्यूमर का जो शिफ्ट है वो चीपर प्रोडक्ट पे भी ना जाए। तो ये बहुत बड़ा एक होलिस्टिक प्रॉब्लम है जिसमें मल्टी डायमेंशनल सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। वन साइज फिट ऑल नहीं कर सकते हैं कि बस एक सोल्यूशन देंगे वो अप्लाई हो जाएगा। बट कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस मैं आपको बताऊं, पहले तो टैक्स रेशनलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो एड वैलोरम है, हम सबसे पहले पर यूनिट पे आओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरी वैल्यू ये अगर मान लो यहाँ पे ये 4 सिगरेट, 4 3 7 3 10 11 12, ये 12 सिगरेट हैं अगर मान लो, अब 12 सिगरेट की वैल्यू उन्होंने 100 रुपये शो की है, तो 100 रुपये पे 10% मतलब 10 रुपये पे करेंगे, है ना। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, मतलब अगर टैक्स रेशनलाइजेशन किया जाए तो डिमांड ये है कि आप पर यूनिट पे लगाओ। अगर ये लोग शो कर रहे हैं इतना और पर यूनिट इसका बना दिया इन्होंने 10-10 रुपये, ठीक है, या से 20 रुपये, तो इन्होंने टोटल 240 का इनकी वैल्यू है, बट ये लोग शो क्या कर रहे हैं, 100 रुपये शो कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये कहा गया पर यूनिट के ऊपर टैक्स हाइक करो, कि आप अगर एक पर यूनिट 20 की बनाई है या 20 है तो इस पे टैक्स लगाओ,
ठीक है, इससे क्या होगा, जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगी, कहीं ना कहीं लोग डीमोरलाइज होंगे जो इंडस्ट्री के हैं कि भाई साहब अभी वैल्यू पे नहीं लग रहा है, कि बाईपास कर देगा, सीए को बुला लेंगे कि भाई ऐसा करो कि तुम लोग ना ऐसा कुछ बाईपास वे निकालो जिससे हम ये वैल्यू पे लगाएं, ठीक है, क्वांटिटी पे ना लगाएं। लेकिन अब क्वांटिटी पे लगेगा तब तो सोल्यूशन ही नहीं बचा। और एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन होना चाहिए हर एक टोबैको प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए सिगरेट पे अलग, बीड़ी पे अलग, स्मोकलेस टोबैको पे अलग ना, एक साथ लगाओ और अच्छा खासा प्रॉपर हिट होना चाहिए, है ना। क्योंकि जनरली लोग जो सिगरेट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो बीडीज पे जाते हैं, बीडीज भी उतनी ही हार्म करती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसी मार्केट से आ रही हैं जो कि रेगुलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। और एक डेडिकेटेड हेल्थ सेस होना चाहिए जिसमें जो टोबैको का टैक्स रेवेन्यू आता है वो वहाँ पे जाए, जिससे वो हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर टोबैको प्रोडक्ट से जो पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट ले करके उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, नहीं, क्योंकि जो रेवेन्यू मिल रहा है हेल्थ उधर से इन द फॉर्म ऑफ टैक्स टोबैको प्रोडक्ट से, उससे आगे चल के अगर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी तो पैसा तो तब भी चाहिए गवर्नमेंट को, तो तब वो पैसा कहाँ से लाएगी, तब तो किसी और डिपार्टमेंट से पैसा निकाल के लाएगी। तो ये डिमांड है कि आप हेल्थ सेस बनाइए और उस सेस में केवल वही पैसा रहेगा जो कि टोबैको से आ रहा है, और इसका यूज़ भी तब होगा जो टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को उसको सही करने में, है ना। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ साइकिल जिसकी डिमांड की जा रही है। एनफोर्समेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात है, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की बात की गई है, अवेयरनेस कैंपेन और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, जो बोलते हैं ना रेगुलेशन टोबैको का जो प्रमोशन होता है उस पर रोक लगनी चाहिए। जनरली आज के समय आप देखते हो ना एक बहुत ही एक यूजुअल एडवर्टीजमेंट जैसे चलते हो, विमल या कमल, एक है इलायची का ऐड जो अजय देवगन करते हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर आपने नोटिस किया होगा कमला पसंद या फिर रजनीगंधा, जितने भी ये पान मसाला बनाए जाते हैं, इन लोगों ने, गवर्नमेंट कहती है किसी भी तरीके का टोबैको का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो आप, लेकिन ये कंपनीज क्या करती हैं, टोबैको को ना प्रोड्यूस करके एक अपना छोटा प्रोडक्ट बनाती हैं अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए। तो क्या बनाई, माउथ फ्रेशनर बना दिया इन्होंने। अब माउथ फ्रेशनर को ये विमल इलायची नाम से बेच रहे हैं, सबको पता है इनका मेजर चंक कोई विमल इलायची नहीं खरीदने जा रहा आज के समय, सच है ये, आप खुद सोच के बताओ, कोई विमल इलायची खरीदेगा नहीं। ये सिर्फ इनकी ब्रांड की टैक्टिक्स होती है जिससे ये लोग लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं, भाई साहब इलायची तो है। और आप कभी भी कोई भी एड इंडिया में देखो, इलायची हमेशा बहुत छोटे अक्षर में लिखी होगी और इलायची नहीं लिखे होंगे उसको, उसके आगे पीछे टर्म्स लिखे होंगे, सिल्वर कोटेड, पता नहीं कौन सी कोटेड इलायची, बट इनका ऑब्जेक्टिव समझ जाओ, मेन यही है कि ये लोग प्रमोट कर रहे हैं टोबैको को। इसको हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट वे में अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, ठीक है। फिर आप देखोगे जो लिकर ब्रांड्स होती हैं वो लोग भी सेम काम करती हैं, वो डायरेक्टली प्रमोट नहीं करती हैं आके वाइन को या अपनी दारू को, वो लोग प्रमोट करते हैं किस चीज़ को, सोडा वाटर को, कहते हैं ये सोडा वाटर, ये मिनरल वाटर। लेकिन सबको पता है कि अगर कोई एक कंपनी है XYZ, उसका फेमस नाम है सिर्फ लिकर बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए, तो वो पानी और सोडा ऐड क्यों करेगी। लेकिन इंडिया लॉ कहता है कि कोई भी टोबैको प्रोडक्ट या ऐसी प्रोडक्ट जो हेल्थ के लिए इंजीरियस है उसका आप नहीं प्रमोट कर सकते हो, उसमें कोई भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये लोग बाईपास करके दूसरे तरीके से काम करते हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक प्रॉपर एनफोर्समेंट होना चाहिए कि ये लोग इस तरह से बाईपास करके कुछ बोल के कुछ काम ना करें, ठीक है। तो आप खुद सोचो, जब ये लोग इतने, आप मतलब करंटली इतना ज़्यादा पब्लिक के आंखों के सामने आप देख रहे हो इलायची के नाम से हर जगह ऐड चला रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एड वोलोरम में न जाने कितना ये लोग अपना प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, कितना घोटाला कर रहे होंगे खुद में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एक अच्छा खासा चंक देते हैं ये लोग, जो इनके कैंपेनर्स होते हैं, जो भी इनको प्रमोट करते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अजय देवगन का नाम, फिर शाहरुख खान, सलमान खान को आपने नोटिस किया होगा, राशि में एक बार आई सॉ वन ऐड जहाँ पे इलायची का प्रमोशन वो कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे ये लोग करते हैं, इनका काम है, ये जो कंपनी वाले होते हैं प्रमोट करके अपनी टोबैको प्रोडक्ट्स को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज इनफ आई थिंक, जिससे आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या सोल्यूशन हो सकता है, चैलेंजेस क्या क्या है। इस आर्टिकल में आप अगर पूरा पढ़ लोगे आपको एग्जैक्टली समझ में ये नहीं आएगा कि आप क्या इसमें से पॉइंट निकालो, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में आप 2 मिनट बैठोगे सोचोगे इसमें कौन सा चीज़ है मैं क्वेश्चन में यूज़ कर सकता हूँ, यू विल बी ब्लैंक, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो आपके साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पूरा समझा दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है इसका, 2017 में जीएसटी से क्वेश्चन आया था, व्हाट इज लाइकली द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड थस विल क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। Okay, it will drastically reduce the current account deficit of India and will enable it to increase its foreign exchange reserves. आप देखो
इट विल ड्रास्टिकली, कभी भी अगर यूपीएससी के पीवाईक्यू की बात कर रहा हूँ, मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, मैं पीवाईक्यू की बात कर रहा हूँ, कभी भी आपको दिख रहा है कोई चीज़ ड्रास्टिकली एकदम अचानक से कोई चीज़ खत्म हो रही है, बढ़ रही है, ऐसे कभी नहीं होता इकोनॉमिक्स में, ठीक है। हर एक के पीछे एक सीक्वेंस होता है, तो ये लाइन ही आप पूरी गलत कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को समझाने पे आऊँगा तो इट विल गो बहुत लंबा हो जाएगा, बट इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जीएसटी का मेन काम है सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन चेंज करना, ठीक है। जैसे पहले मल्टीपल टैक्सेस होते थे, अब सिंगल टैक्स कर दिए, तो भैया मल्टीपल टैक्स कर दिए, सिंगल टैक्स कर दिए, क्या उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बदल गई? पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी 10 हो रही थी, 10 पे वो लोग 5 टैक्स दे रहे थे, लेकिन अब हो 10 ही रही हैं और दे सिर्फ एक टैक्स रहे हैं जो कि जीएसटी नाम से है। तो इसमें चेंज क्या हुआ? क्या इससे फॉरेन एक्सचेंज पैसा बढ़ा? नहीं। क्या इससे करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हुआ? नहीं, है ना। तो ये तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये स्टेटमेंट अपने आप पूरी तरह से गलत हो गया। फिर देखते हैं, it will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable to overtake China in the nearby future। अगेन बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन लग रहा है, मतलब एंड अगेन मैंने आपको बताया ना, कोई भी ड्रास्टिकली, एनॉर्मसली, इवेंट, ये सारे जितने बोलते हैं ना जो सुपरलेटिव वर्ड्स होते हैं, अगर यूज़ हो रहे हैं तो हाई चांसेस हैं गलत होने के उसके। जब मैं आपके लिए पीवाईक्यू की सीरीज़ लूँगा तो आपको समझाऊंगा कैसे जो की वर्ड्स होते हैं, जिससे एक ये जनरली लोग कहते हैं कि नहीं नॉट यूज़ हो रहा है तो वो गलत होगा, ऑल ऑफ देम यूज़ हो रहा है तो वो गलत होगा, नन हो, तो ये सारे ये बहुत ही यूजुअल रेसिस्ट हो चुके हैं इससे अब यूपीएससी। अब वो नए नए पैटर्न्स का यूज़ कर रहे हैं, 2025 में हुआ है उस चीज़ का यूज़, ठीक है। आपको जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएंगी वो सारी चीज़ें। तो अब ये क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट गलत, तो ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो से ड्रास्टिकली, इनॉर्मसली, और अगेन आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि इकोनॉमी की साइज थोड़ी बड़ी है, तो सिर्फ इन्होंने 5 टैक्स को हटा के 1 टैक्स कर दिया है, इससे इकोनॉमी क्या इंपैक्ट हुआ है, और इतना इंपैक्ट हुआ कि चाइना को ओवरटेक कर देंगे नियर फ्यूचर में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। चलो, तो ये था इस आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ये आर्टिकल है, इंडिया ने रिसेंटली 410 अपने फ्लोरा में, फ्लोरा कहने का मतलब है जो पेड़ पौधे होते हैं, और 683 स्पीशीज फौना में, जिसे हम लोग एनिमल्स कहते हैं, ठीक है, या रेप्टाइल्स, पूरी कैटेगरी। फ्लोरा में मेन जो प्लांट स्पीशीज होती हैं वो आती हैं, फौना में ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है, प्लांट्स के जितने भी स्पीशीज, वो सॉरी एनिमल की जो स्पीशीज होती हैं वो काउंट की जाती हैं, जिसमें रेप्टाइल की भी डिस्कवरी हुई है, जैसा आप देख रहे हैं ना, ये ड्राविडोसेप्स ग्योनिस, बहुत ही अजीब से नेम होते हैं इनके, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट सक्सेस कही जा रही है जो इंडिया ने ये ऐड किया है। अब सवाल ये होता है, तो आर्टिकल पूरा बता दिया, इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये सब रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं, ये कभी नहीं पूछेंगे क्वेश्चन में। आप पिछले 10 से 20 साल के उठा लो, कभी स्पीशीज़ में ऐसे करके नहीं देंगे, नेम स्पेसिफिक देंगे। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इससे कैसे पॉइंट्स बन सकते हैं। पहली बात समझते हैं कि आखिर इंडिया को क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत क्यों करना। जैसे बोलते हैं ना, अरे भाई इतनी मेहनत क्यों की, 410 को खोजा तुमने, 683 एनिमल्स की स्पीशीज़ खोजी। एनिमल मतलब ये मत सोचो एनिमल मतलब शेर चीता की बात हो रही है, एनिमल्स एक बहुत ही वाइड वैरायटी की बात हो रही है फौना में, ठीक है। तो क्या फ़ायदा निकला? तो पहली बात तो इसका साइंटिफिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। इससे जो बायोडाइवर्सिटी होती है, एवोल्यूशनरी स्टडीज़ होती है, ये दोनों बहुत ज़्यादा, दोनों को करने में मदद मिलती है। हमें ये समझ में आता है कि ये जो स्पीशीज़ नई नई खोजी गई हैं, जहाँ पे भी खोजी गई हैं, उनका कोई ना कोई तो रोल होगा ना जहाँ पे वो प्ले कर रही होंगी उस इकोसिस्टम में। तो हमें वो समझने में मदद मिलती है कि कैसे वो इंटरैक्ट कर रही हैं जो स्पीशीज़ खोजी हैं। पॉलिनेटर्स हैं वो, कीन स्टोन स्पीशीज़ है, मान लो एक छोटी सी बटरफ्लाई मिली है, तो बटरफ्लाई क्या काम कर रही है। की स्टोन स्पीशीज़ का मतलब क्या है? ऐसी स्पीशीज़ जो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है उस इकोसिस्टम में। पॉलिनेटर मतलब क्या होता है? जो एक जहाँ से दूसरी जहाँ पॉलिनेट करे सीड को, वो रोल करते हैं। तो साइंटिफिक और इकोलॉजिकल स्टडीज़ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ कंजर्वेशन और लीगल रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर हमें एग्जैक्टली आइडिया रहेगा कि इतनी स्पीशीज़ हैं, जैसे ये स्पीशीज़ 410 683 खोजी गई, हमने नेम किया इनको, तो इसमें से अब ये देखा जाएगा कि इसमें ऐसी कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि एंडेमिक हैं। एंडेमिक कहने का मतलब है ये सिर्फ केवल उसी प्लेस में बिलोंग कर रही हैं। अगर कहा जा रहा है ये एक्स प्लेस है, ठीक है, तो ये एक्स प्लेस के लिए एंडेमिक मतलब ये इस एक्स प्लेस की बाउंड्री में ही पाई जाती हैं।
तो अब ये देखा जाएगा कि कौन कौन सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एंडेमिक हैं किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए, और ऐसी कौन सी हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं या फिर वो ख़त्म होने की कगार पे हैं, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। और एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं तो अगर वैसा हो गया तो क्या इन्वर्स इम्पैक्ट होगा इकोसिस्टम पे, तो हम कैसे रोक सकते हैं। तो इन शॉर्ट कंजर्वेशन करने में हमें मदद मिलेगी। तो अरे भैया, अगर आप मदद करोगे तो आपको पहले प्रॉब्लम तो पता होना चाहिए ना। इन द सेम वे अगर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करना है तो पहले फॉरेस्ट के बारे में तो पता हो, और फॉरेस्ट के बारे में पता होने का मतलब है वहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो अगर इतनी स्पीशीज़ मिली है तो हमें इन स्पीशीज़ की और डीप स्टडीज़ जब होगी तो और आइडिया लगेगा हमें कि इनका कंजर्वेशन और कैसे अच्छे से करना है। ठीक है, हैबिटेट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान बनाने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे यहाँ पे इतनी मैंने आपको 1000 स्पीशीज़ का न्यू नेमिंग हुई है, इसमें से कोई ऐसी स्पीशीज़ निकली जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में, तो और बड़ी बात है। मान लो जस्ट अभी हमें 610 या ये 410 और 683 नहीं पता, लेकिन अगर हमें इसमें एक ऐसी चीज़ मिली, मान लो एक प्लांट ऐसा मिला जो कि बहुत ज़्यादा मेडिकली बहुत ही वैल्यूएबल है, कमर्शियली बहुत वैल्यू रखता है वो प्लांट, तब क्या होगा सोचो। तब तो कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपनी इकोनॉमिक्स में। तो ये एक प्रॉफिट होता है, समझ रहे हैं। आपको कभी पूछा जाए कि जो नई स्पीशीज़ के लिए नेमिंग की जाती है, प्रोग्राम्स चलाती है, गवर्नमेंट इतना खर्चा करती है, उससे फ़ायदा क्या होता है। ये एक सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा ये सारे इसके इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल भी होते हैं। साथ ही साथ कल्चरल पॉलिसी एंड ग्लोबल कमिटमेंट्स को भी शो करता है, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंस है। जो इंडिजीनियस, अगर कोई एक इंडिजीनियस कम्युनिटी कहीं पे रह रही है और उस कम्युनिटी के आसपास एक नई स्पीशीज़ मिली है, तो हमें उनकी इंडिजीनियस नॉलेज को भी आप कह सकते हो प्रिजर्व करने में मदद मिलती है। अगर हमें वहाँ की स्पीशीज़ के बारे में पता है तो हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन और उस स्पीशीज़ का क्या कनेक्शन है। अभी भी बहुत सारी अभी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में, देखा जाए इवन दो साउथ इंडिया में भी बहुत ही डीप फॉरेस्ट अगर देखा जाए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी अभी हैं बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में वो लोग रह रहे हैं और वो नेचर के साथ बहुत ही अच्छे से अडेप्ट करके रह रहे हैं। तो हमें जब नई नई स्पीशीज़ के बारे में पता चलेगा तो हमें ये भी आइडिया लगेगा कैसे इसको और अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया जाए, है ना। और साथ ही साथ मेन सबसे बड़ा टॉपिक, ग्लोबल ट्रीटीज़ जो कर रखी हैं हमने, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की, साइट्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। साइट्स मतलब क्या, कन्वेंशन ऑफ ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये भी ट्रीटी साइन कर रखी है इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो ये सारे जो इनके गोल्स हैं उनको फुलफिल करने में इंडिया को मदद मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका ये है, आप एक बार पढ़िएगा, इंडिया ने क्लासिफिकेशन किया है इतनी स्पीशीज़ का, ठीक है। इससे हमारी इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, ठीक है। उससे हाईलाइट ये भी हो रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इनको कंजर्व करने के लिए, हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस ऑब्वियसली अभी तो आपने ये समझा ना यहाँ पे कि बेनिफिट्स क्या हैं, आप सोचो चैलेंजेस क्या हैं। जब आपको फ़ायदा पता हो ना, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपको अगर सोल्यूशन जानना है तो प्रॉब्लम निकालो, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम जाननी हो तो सोल्यूशन को इन्वर्स कर दो, आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी, है ना। तो अब अगर बोल रहे हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं इनको कंजर्व करने के लिए इस नेचुरल हेरिटेज को, तो सोचो कि अगर इसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पोटेंशियल जो बताया जाता है, अगर बहुत ज़्यादा हम लोग सिर्फ पैसे के लिए यूज़ करना शुरू कर देंगे इन स्पीशीज़ को, तो क्या होगा, तब इनका कंजर्वेशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तब ये लोग और ज़्यादा एंडेंजर्ड हो जाएंगी, है ना। तो हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है उसकी सेफ्टी नहीं हो पाएगी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे चैलेंजेस ही कह सकते हो ना आप लोग। तो जब आपको चैलेंजेस पकड़ना हो तो आपको सोल्यूशन, एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, एक चीज़ आपको पता होगी तो आप दूसरी चीज़ को बस वाइस वर्सा करेंगे, आपके पास सिंपल सी भाषा में आ जाएगी। आप कभी भी किसी चीज़ को बहुत कॉम्प्लेक्स मत बनाइए कि नहीं नहीं, जब मैं द हिंदू का एकदम एकदम A1 क्लास का या फिर इंडियन एक्सप्रेस के खूब तगड़े तगड़े वर्ड्स पढ़ूंगा, 10-10 20-20 पन्ने के नोट्स बनाऊंगा तभी मुझे समझ में आएगा। नहीं, बहुत ही सिंपल, जितना सिंपल, जितना ज़्यादा आप इमेजिन करके अच्छे से चीज़ों को दिमाग में बैठा सकते हो, फोकस उसी पे करो। ज़बरदस्ती इररिलेवेंट कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बनाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सिंपल ही है, कॉम्प्लेक्स बच कोचिंग इंडस्ट्री वाले बना देते हैं आपके लिए, ताकि उनको लगे कि अगर आपसे वो 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो लगना चाहिए कि ना भाई 1 लाख के वर्थ की कुछ ना कुछ XYZ चीज़ें दे रहे हैं। अगर सिंपल सी भाषा में बोल देंगे भाई बस ये बेनिफिट होता है, ऐसे ऐसे है, तो आपके लिए तो बड़ा आसान है, बट रियलिटी यही है। और इस चीज़ पे बिलीव करने के लिए आपको मैं ये कहता हूँ कोचिंग पे मत जाओ, आप सिंपल PYQ देखो। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको सिर्फ आप कभी भी किसी इंसान से राय मत लो उसकी, आप
केवल PYQ को देखो, जो मेंस का PYQ है, प्रीलिम्स का PYQ है, तो आपको आइडिया लगेगा कि जो चीज़ें आपको आर्टिकल में समझाई जा रही हैं वो कितनी रेलेवेंस रख रही हैं। क्योंकि मैं किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री की चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, इस हिंदू समरी जो स्टार्ट किया इसमें मैं PYQ को और जो मेंस का सिलेबस है मैं एकदम ठोस तरीके से उसी पे फोकस करके आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं। ठीक है, चलिए, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये PYQ नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके लिए बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी डिस्कवरीज। अब इस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बना है इसको कहीं ना कहीं उसी लेवल पे बना है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूली फॉनल स्पीशीज डिस्कवर्ड इन 2024 वर फ्रॉम द वेस्टर्न घाट रीजन। ठीक है, अब अगर आप आर्टिकल को पढ़ोगे तो वेस्टर्न घाट रीजन से ही नहीं है, कई रीजन से ये सारी स्पीशीज खोजी गई। आप सोचो क्या 1000 स्पीशीज के मैक्सिमम वेस्टर्न घाट से ही मिलेंगे? नहीं। ऑर्किड स्पीशीज फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द न्यूली रिकॉर्डेड फ्लोरा इन इंडिया। अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट पोर्शन लिखा है ये PYQ के लेवल पे लिखा है। हमेशा कभी भी कोई परसेंटेज ऑफ करके लिखा हो या एक सर्टेन पोर्शन करके लिखा हो तो पोर्शन ये सारे बहुत ही वाइड वर्ड्स हैं जिसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। तो अ सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर ये बोला कि नहीं ऑर्चिड स्पीशीज फॉर्म मैक्सिमम पोर्शन तब गलत हो जाएगा, लेकिन सिग्निफिकेंट है तो ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, तो ये एंग्युकुलस DiCaprio is a newly discovered species of a frog named after a famous environmentalist। तो आंसर इज नो, ये DiCaprio जो एक्टर है उसके ऊपर न्यूली नेम्ड स्पीशीज है और ये फ्रॉग की स्पीच नहीं है, ये स्नेक की स्पीशीज है। ठीक है, सो 1 और 3 गलत है, सेकंड इसका सही आंसर है। ये मैंने थोड़ा सा क्विक फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। मैं जब इसके सेशंस लूँगा आपके लिए तो वर्ड बाय वर्ड आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं कि किस तरह से आप इस चीज़ को और बेहतर तरह से इस क्वेश्चन को ग्रैस्प कर सकते हैं। ऐसा क्या लाइन को आपको फोकस, ऐसे पूरी लाइन पढ़ लोगे उसकी लाइन पे मत जाओ, मीनिंग पे, जो एक एक वर्ड है उसको तोड़ोगे ना तब आपको उसका और डीप मीनिंग समझ में आएगी, ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा और सबसे बड़ी बात हिडन एजेंडा समझ में आएगा, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है थाली इंडेक्स के ऊपर। NSO ने अपना जो हाउस होल्ड सर्वे किया है, ठीक है, प्लस SBI वर्ल्ड बैंक ने ये सारी चीज़ें जो कही हैं, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया है, पॉवर्टी लेवल को कैलकुलेट किया है। तो उनके हिसाब से पॉवर्टी कहीं ना कहीं इंडिया में उन्होंने कम बताई है। लेकिन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये कहते हैं कि भाई ये जो डेटा दिया है इन लोगों ने ये बहुत ही कम दिया है डेटा। मतलब पॉवर्टी अगर इतनी हो गई तो उसको पॉवर्टी नहीं कहते हैं, उसको हम ये कहेंगे भाई इंडिया में पॉवर्टी खत्म हो चुकी है, 2% 3% पॉवर्टी, इस तरह से इन्होंने पॉवर्टी का डेटा दे रखा है। ठीक है, अब इसकी सवाल क्या खड़ा होता है? सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो एजेंसीज हैं इन लोगों ने क्या मेथडोलॉजी फॉलो की है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, है ना। तो ये सारी क्वेश्चन उठाए, फिर उसके बाद कि इसमें इनसाइट्स क्या हैं, इस आर्टिकल में क्या चीज़ें कही गई हैं करने के लिए। पहला तो ये थाली इंडेक्स की बात की गई है। थाली इंडेक्स मतलब जो एक वेजिटेरियन थाली होती है उसके प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाना चाहिए कि पॉवर्टी कितनी है इंडिया में। ठीक है, उससे हमें ये पता चलेगा फूड इन्फ्लेशन कितना है और पॉवर्टी कितनी है। फाइंडिंग्स अगर देखें क्या क्या है, 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो रूरल पॉपुलेशन है वो एक थाली या 2 वक्त की रोटी नहीं अपने लिए जुटा पाते हैं अगर उनको सब्सिडी ना दी जाए तो। ये फाइंडिंग्स हैं। और फूड इनटेक, ठीक है, जो फूड इनटेक है उसको कहीं ना कहीं एक बेटर मेजर कहा गया है। ठीक है, इनकम से आप अगर बोल रहे हो किसी के पास 10 रुपये है 20 रुपये है तो उससे पॉवर्टी मेजर नहीं करना चाहिए। मतलब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ये है भाई साहब, हमें ये देखना चाहिए कि एक इंसान के पास खाना कितना है। मान लो हम कह रहे हैं कि 100 रुपये से ऊपर जिसके पास है उसको हम पॉवर्टी लाइन में नहीं डालेंगे, लेकिन अगर भैया एक इंसान को खाने के लिए 55 रुपये की थाली है वो 75 रुपये की हो गई है तो कहीं ना कहीं तो फूड इनटेक इम्पैक्ट हो रहा है ना। तो क्या पॉवर्टी नहीं है? पॉवर्टी तो इट्स अ बहुत ब्रॉड टर्म, जिस इंसान के पास खाने रहने के लिए पैसे ना हो तो वो पॉवर्टी कैटेगरी में आता है। तो फूड इनटेक भी कहीं ना कहीं एक सही मेथड है जिससे हम लोग पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं कंपेयर टू इनकम, क्योंकि इनकम इज प्रोन, इनकम इन्फ्लेशन के द्वारा, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं, उसके द्वारा बहुत इम्पैक्ट हो जाती हैं। समझ लो, अभी भी देखा जाए तो पब्लिक जो गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए जो प्रोविजनिंग करती है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया है। गवर्नमेंट इज़ लाइक बस हम तुम्हें ये PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इसमें हम इतना इतना खाना इतना आटा
चावल दाल ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे। अभी भी वो चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छे से रेशनलाइज नहीं है कि पॉवर्टी को सही से मेजर कर किया जा सके या पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स आपको मैंने आर्टिकल में पहले ही समझा दी, लेकिन फिर भी अब यहाँ समझते हैं। पॉवर्टी का एक इनएडिक्वेट मेजरमेंट होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो ट्रेडिशनल पॉवर्टी लाइंस थी, ठीक है, वो केवल फोकस किस पे करती हैं, वो करती हैं कैलोरी इनटेक पे। अगर ये कहा कि एक इंसान के पास अगर 1000 कैलोरी एक दिन में मिल रही है तब वो पॉवर्टी में नहीं है, दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन अगर आज के समय हम ये चीज़ देखें कि अगर आपने 2 बर्गर भी खा लिया तो भाई साहब 2 से 3 बर्गर खाया, 2 समोसा खा लिया, तब तो हो गई 1000 कैलोरी। तब क्या ये सही तरीके से पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका होगा? आंसर इज नहीं। इसीलिए जैसे जैसे समय चेंज होता है वैसे लोगों की फूड हैबिट्स भी चेंज होती है। तो पहले की फूड हैबिट के हिसाब से पहले बता दिया अगर लोगों के पास 1000 कैलोरी है तो पॉवर्टी में नहीं है, ये बोलना आज के करंट सिनेरियो में, आज के चेंज करंट सिनेरियो में ये चीज़ बोलना सही नहीं हो, क्योंकि लोगों की ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। ठीक है, क्योंकि लोग जो होंगे वो बोलते हैं ना कैलोरी तो सफिशिएंट खा लेंगे लेकिन फिर भी मैल न्यूट्रिशन का शिकार बन के बैठेंगे। आजकल बच्चे क्या होते हैं, सुबह सुबह उठेंगे मैगी खा लेंगे, 2 पैकेट मैगी खाई, 2 पैकेट मैगी 600-700 कैलोरी हो गई, फिर आपने 100 ग्राम जलेबी खाई, आप सीधा 1200 कैलोरी के पार चले गए। क्या न्यूट्रिशन था उसमें? आपने खाया क्या? आपने तो सिर्फ और सिर्फ कार्ब, मैदा, शुगर खाई है। क्या वो न्यूट्रिशियस हो गया? क्या उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कैलोरी इनटेक का देख करके बोला जाए कि नहीं नहीं आपके पास पॉवर्टी नहीं है, तब क्या सही चीज़ है? आंसर इज नो, दिस वुड नॉट बी द राइट वे। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी गैप है कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपलिस्टिक पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं, यही ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो इस वजह से जो टारगेटेड हाउस होल्ड होते हैं जिनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है एक्चुअल में, वो नहीं सही से हम लोग मेजर कर पा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स है जो करंट मेथोडोलॉजी या करंट जो मेथड यूज़ हुआ है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये लोग प्रॉब्लम इन्होंने बताया। अब इसका सोल्यूशन क्या बता रहे हैं? सोल्यूशन कह रहे हैं भाई थाली इंडेक्स एक बनाया जाना चाहिए। अब से थाली इंडेक्स का क्या है कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच में एक रिलेटेबल इंडेक्स होना चाहिए जो कि ह्यूमन सेंट्रिक तरीके से मेजर करे फूड पॉवर्टी को, जिसमें फोकस होना चाहिए बैलेंस्ड मील पे। ये नहीं कि 1000 कैलोरी खा रहे हो मैदे वाली, नहीं, 1000 कैलोरी मतलब आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, प्रोटीन कितना है उसमें, आपको मिनरल्स कितने मिल रहे हैं, विटामिन कितने मिल रहे हैं, मतलब ओवरऑल होना चाहिए। तब ये एक बोलते हैं ना, इसी को थाली इंडेक्स कहा गया। मतलब थाली के अंदर आपके कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो न्यूट्रिशनल हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस है थाली इंडेक्स का। थाली इंडेक्स का मतलब आपको समझा दिया, लेकिन उसके फायदे क्या क्या है, इसे होलिस्टिक अप्रोच कहा गया। पॉलिसी के लिए रेलेवेंस होगा, ये एक टैंजिबल टूल एक के तरीके से काम करेगा पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो एग्जैक्ट मेजर कर पाएंगे कि रियल कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड है क्या। क्योंकि 1000 कैलोरी लेना है तो आपने क्या लिया, आपने 10 रुपए का मैदा लिया, 1000 कैलोरी हो गई, लेकिन आपको 10 रुपए में उतना ही आटा तो नहीं मिलेगा ना, या आपको उतने में उतनी ऐसी न्यूट्रिशियस चीज़ तो नहीं मिलने जा रही है। तो अगर हम थाली इंडेक्स का मेजरमेंट ढंग से करेंगे, थाली इंडेक्स करेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो न्यूट्रिशियस फूड है उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट हमें पता चलेगी। जब कॉस्ट पता होगी तो हम एक अच्छे तरीके से इफेक्टिव फूड सिक्योरिटी की पॉलिसी बना सकते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बना सकते हैं, और हमारा फोकस ये भी होगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे फोकस बढ़ेगा थाली इंडेक्स का जब हम फॉलो करेंगे। क्योंकि हमारा एम्फेसिस केवल फूड सिक्योरिटी पे नहीं होगा, कैलोरी कितनी ले रहे हो, हमारा फोकस होगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे। इसको एज इट इज़ आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि 1000 कैलोरी हो, इसमें ये होगा कि आप न्यूट्रिशनल कैलोरी कितनी ले रहे हो, डाइवर्स फूड कितना खा रहे हो। ठीक है, कैलोरी रिच से ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच फूड कितना हम लोग खा रहे हैं वो मैटर करेगा। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही रिफाइनिंग पॉवर्टी मेजरमेंट थाली इंडेक्स को हमें कहीं ना कहीं थाली इंडेक्स तो बहुत ही एक लेमन टर्म में नेम हो गया, कुछ उसी के टाइप का हमें करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। टारगेटेड सब्सिडीज होनी चाहिए, फूड सब्सिडीज। ठीक है, जो जेन्युइन में नीडी लोग हैं उनको मिलना चाहिए, और डाइवर्स फूड आइटम मिलना चाहिए। बस ये नहीं कि दाल चावल दे दो बस हो गई सब्सिडी, हम फिर बोले नहीं हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। डाइवर्स फूड मिलना चाहिए कि हर एक फूड की जो न्यूट्रिशनल डेंस फूड है वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए नीडी लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने राशन कार्ड ले लिया है, वो है भी नहीं पॉवर्टी लाइन में, फिर भी वो बस उठा के बेच रहा है बाहर ले जाके, ये नहीं होना चाहिए। प्राइस का एक मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए जिससे प्राइस स्टेबलाइज रहे,
ठीक है, जो एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू अफोर्डेबल रहे उन लोगों के लिए जिनकी इनकम बहुत ही म्यागर होती है। ठीक है, जो डाइटरी डाइवर्सिटी है उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। कंजम्पशन पैटर्न जो लोगों का है उसमें बैलेंस डाइट को इंक्लूड करना चाहिए, और वो कैसे होगा, जब अवेयरनेस कैंपेन और ज़्यादा बढ़ेगी, जो लोकल फूड है वो सपोर्ट किया जाएगा। ये नहीं है अब जैसे पंजाब में चावल हो रहा है तो पंजाब में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अब जो साउथ इंडियन फूड है वो उतना ज़्यादा प्रमोट होंगे। और साउथ इंडिया में अगर रागी का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है साउथ इंडिया में, तो ये कहने का अर्थ है कि यहाँ पे लोकल फूड को ही प्रमोट करो। ये ना हो कि आप बाहर इंटर स्टेट ला रहे हो प्रोडक्ट को यहाँ पे लोगों को खिला रहे हो, नहीं, वहीं पे जो फूड जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है उसकी डाइवर्सिटी की बढ़ाओ रैदर देन बाहर से पैसा खर्च करके लाने में। ठीक है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बननी चाहिए जिससे रियल टाइम डेटा एकदम एग्जैक्ट हमें पता हो, और एग्जैक्ट कितना हमें एडजस्टमेंट करना है अगर हमें डेटा की प्रॉपर नॉलेज होगी, और उस एडजस्टमेंट करके कैसे हम फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल पॉलिसीज़ को बना सकते हैं। तो हर चीज़ कहने का अर्थ ये है कि एक डेटा ओरिएंटेड या डेटा सेंट्रिक पॉलिसी होनी चाहिए। एविडेंस कहने का मतलब, एविडेंस मतलब क्या होता है, डेटा होना तभी तो एविडेंस होगा ना। तो ये था इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, इसका मीन्स जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस का, आप एक बार इसको पढ़ेंगे, ये कंप्लीटली कनेक्टेड है इसी से, और आप इसको मॉडल आंसर आपको टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रिसेंटली मल्टीनेशनल ट्रिप हुई है 8 दिन की, उन्होंने ग्लोबल साउथ पे फोकस किया है, वो किस तरह से इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटेंट को शो करता है, इंडिया कितना इंटरेस्टेड है अपने बायलैटरल पार्टनरशिप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में, इंडिया किस तरह से लीडरशिप रोल अदा करना चाहता है कि भाई हम भी कुछ है, जैसे चाइना काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्लोबल साउथ की बात हो रही है। कहाँ कहाँ गए थे अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रिनिडाड एंड टोबैको में विजिट होने जा रहा है, अर्जेंटीना में, ब्राज़ील, घाना, नमीबिया, यहाँ पे इनका विजिट होगा। इट वुड बी द लॉन्गेस्ट 8 डे विजिट जहाँ पे इतने सारे जगहों पे नरेंद्र मोदी जाएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, ये जो विजिट है ये इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखती है, और इंडिया के लिए से ज़्यादा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट इसका होगा, क्या इसका महत्व है। पहला तो कोऑपरेशन, ये शो करता है कि इंडिया कितना ज़्यादा कमिटेड है अपने एज अ जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके साथ इस एक स्ट्रॉन्ग टाई में बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, कोऑपरेशन, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, कहीं ना कहीं इंडिया अपने आप को बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ें करने से विजिट हो रहा है, इससे इंडिया की वॉइस बहुत ही मजबूत बनेगी, और कहीं ना कहीं वो एक इंक्लूसिव और मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर को वो शेप कर सकेगा अपने अकॉर्डिंग, कहीं ना कहीं जैसा इंडिया को चाहिए होगा। अब अगर इंडिया यहाँ पे गए हैं तो कल को अगर इंडिया की बात यूएन सीट में बात होगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या ये लोग उनके फेवर में नहीं बोलेंगे? अगर यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, हमने सॉफ्ट पावर का यूज़ करके यहाँ पे इन लोग की मदद की, क्या ये लोग हमारी कल को मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, है ना। तो इससे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी बढ़ती है, पार्टनरशिप बढ़ती है। जब पार्टनरशिप बढ़ेगी तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहने का मतलब है इंडिया किस तरीके से अपने खुद की पॉलिसीज़ बना करके इन कंट्रीज़ को देगा, और जब वो पॉलिसीज़ इंडिया इस फॉर्म में बनाएगा जो इस कंट्री को ही फेवर करेगी, तो वो कंट्री इंडिया की पॉलिसीज़ को फॉलो करेगी। तो इससे इंडिया का ग्लोबल में इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। इंडिया ने एक्स पॉलिसी मान लो बनाई, और एक्स पॉलिसी इंडिया के फेवर में है, और एक्स पॉलिसी में कुछ 1-2 पॉइंट, लेट से AB पॉइंट्स बना दिए इंडिया ने नमीबिया के लिए, तो नमीबिया ने क्या किया, एक्स पॉलिसी को मान लिया। तो इससे क्या हुआ, इंडिया की ऑटोनॉमी बढ़ेगी, इंडिया की से बढ़ेगी ग्लोबल में, है ना। ग्लोबल इश्यूज़ में ग्लोबल इन्फ्लुएंस इंडिया का और ज़्यादा अच्छा होगा। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली बात तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ठीक है, ट्रेड डील, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट करना, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के हिस्से हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करना, जो राजनीतिक बोलते हैं ना साठगांठ है या पॉलिटिकल टाइज है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना, जिससे जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, जिस तरह से ब्रिक्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंडिविजुअली जा करके, अब यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे आप ब्राज़ील की बात करो, ब्राज़ील G20 का भी हिस्सा है, अर्जेंटीना को देखो, ये भी G20 का है, लेकिन इनके साथ इंडिविजुअली जा करके ये ट्रेड डील साइन करेंगे। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक
दोनों में कोऑपरेशन बढ़ेगा दोनों कंट्रीज में, है ना। तो एक और चीज़ मिलेगी इंडिया को, वो है स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ग्लोबल में उसकी। अगेन घूम फिर के एक ही चीज़ रखना, इंडिया अपनी प्रेजेंस ग्लोब में, ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं अपनी इमेज बहुत ज़्यादा ऊपर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, है ना, विच इज़ अ गुड साइन इन फैक्ट। अब देखते हैं डेवलपमेंट पार्टनरशिप। इंडिया जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स जो हैं उसको इन कंट्रीज़ के साथ शेयर करना चाहता है, ठीक है, ऐसी जो कि उसकी खुद की नेशनल सिक्योरिटी को हानि ना पहुंचाए या फिर उसके लिए उसके अगेंस्ट ना हो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट पे। इंडिया हर चीज़ शेयर करना चाहता है इन छोटी कंट्रीज़ के साथ, जिससे इंडिया की पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत, जैसे चाइना क्या कर रहा है यही तो कर रहा है। इंडिया वहाँ के जो इंडियन लोग रह रहे हैं इन कंट्रीज़ में उनके साथ भी कनेक्ट करना चाह रही है गवर्नमेंट, है ना। स्पेसिफिकली बात करें ट्रिनिडाद और टोबैगो, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो वहाँ कल्चर को फॉलो कर रहे होंगे। अगर इंडियन डायस्पोरा रह रहा है तो अभी भी वो इंडियन कल्चर को, हेरिटेज को, रिलीजन को फॉलो कर रहा होगा। जब उनके साथ हमारा एंगेजमेंट होगा तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंट्री में भी, ओवरऑल कंट्री के साथ भी इंडिया का एंगेजमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अब कुछ की हाइलाइट्स, अफ्रीका घाना के साथ क्या है, ट्रेड, डिफेंस, माइनिंग, फॉस्टरिंग पॉलिटिकल टाइज, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, साथ ही साथ डिफेंस डील, रिसोर्स ट्रेड, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट और ज़्यादा मजबूत करने पे फोकस है। ये इंटरनेशनल रिलेशन का हिस्सा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, इसीलिए पूरा ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। द हिंदू में भी यही चीज़ आई थी बट उसमें थोड़ा सा कम सही तरीके से दिया गया था, यहाँ ज़्यादा ढंग से है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैरिबियन अगर नेशन बात करें, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वहाँ पर भी कल्चरल और इकोनॉमिक बॉन्ड और ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडिया डायस्पोरा, जो भारत के लोग रह रहे हैं वहाँ पे, उनके साथ एक बहुत ही गहरे संबंध बनाने की कोशिश होगी इस बार, ठीक है। इसका वे फॉरवर्ड और क्या है, हमें एंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ाना होगा, हमें अपनी पार्टनरशिप जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एक तरीके से बायलैटरल पार्टनरशिप करती है उसमें और ज़्यादा वैल्यू ऐड करनी होगी और ऐसे प्रोजेक्ट्स देने होंगे जिससे म्यूचुअल बेनिफिट हो, दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि बस इंडिया है वो अपना एक्स प्रोजेक्ट दे रही है, उसमें दूसरी कंट्री के लिए कुछ है ही नहीं, उसमें दूसरी कंट्रीज के लिए भी होना चाहिए। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स और ज़्यादा बढ़ाए जाने चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और बढ़ा जाना चाहिए। जैसे इंडिया ने यूपीआई वाला जो था यूएई में उसको एक्सप्लोर किया, तो अभी आप जाओगे तो यूएई में वहाँ पे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो, फ्रांस में यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये दिखाता है कि इंडिया का कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स कितना ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ में चल रहा है, ठीक है। ये शो करता है सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, हमें सॉफ्ट पावर ये तो ऑलरेडी हुआ है। ये वे फॉरवर्ड कहने का मतलब है हमें और ज़्यादा ये सारे कदम उठा तो रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें एक वन स्टेप फर्दर जाना होगा और सॉफ्ट पावर को और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करना होगा, जिससे इंडिया का कल्चरल हेरिटेज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, टेक्नोलॉजिकल पावर वो और ज़्यादा बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया का उन कंट्रीज़ के साथ हो, ठीक है। ये इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसका अगेन रेलेवेंस पूरा इस आर्टिकल से है, इसको आप इसका पीडीएफ फॉर्म मॉडल आंसर पीडीएफ वहाँ टेलीग्राम से ले सकते हैं। और अगर आपको जैसे आपको मैं पढ़ देता हूँ ऑलरेडी, इंडियाज इंक्रीजिंग एंगेजमेंट विद ग्लोबल साउथ रिफ्लेक्ट्स इट्स स्ट्रैटेजिक इंटेंट टू फॉस्टर मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट, डिस्कस। अब ये जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिला है, मैं इसमें 200% कह सकता हूं कि अगर आपने इसको ढंग से आंसर किया तो आपका कोई भी जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, वहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स को डाल सकते हो। इसका मॉडल आंसर जब आप देखेंगे तो आपको एक और अच्छे तरीके से आइडिया लगेगा कि हाँ, मतलब ये आर्टिकल से कितना रेलेवेंस रख रहा है। आपको सिर्फ आर्टिकल नहीं पढ़ना है, उस आर्टिकल से किस तरीके से आंसर को आप निकाल सकते हो और उसको की पॉइंट बना के अपने आंसर में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट एक आर्टिकल हमारा है कि रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी, प्राडा कंपनी ने जो कोल्हापुरी चप्पल है उसको शोकेस किया है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्यूजेशन हुए हैं कि भाई आप लोग यूज़ तो कर रहे हो लेकिन आपने क्रेडिट नहीं दिया, उसको शोकेस नहीं किया। की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, जीआई टैग एक टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, अगर कोई गुड एंड सर्विसेज है उसको जीआई टैग मिला है तो इसका मतलब ये है कि वो गुड किसी स्पेसिफिक रीजन का, मान लो ये एक्स गुड है, इस पे जीआई टैग मिला हुआ है, तो
और जीआई टैग मिला है वाई का, वाई प्लेस का, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स गुड वाई प्लेस में से बिलोंग करता है। इस एक्स गुड को कभी भी ए प्लेस में इसका प्रोडक्शन नहीं होगा या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट ने तो इसके लिए रॉ भी बना दिया है, तभी तो इतना जीआई टैग मिलता है। जैसे आप सुनते हो जनरली अल्फांसो मैंगो, तो अल्फांसो मैंगो कहाँ पे, आप देख लो रत्नागिरी में या महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। मलिहाबादी आम, वहाँ पे देखो कि बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। अगर टोटल देखा जाए 658 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं। चंदेरी सारी, दार्जिलिंग टी, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे, हर साल नहीं बट हाँ कॉन्जिक्यूटिवली 2-3 साल में जीआई टैग से कनेक्टेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, पेरिस कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है ये उसके ऊपर बेस्ड है कि भाई साहब आपको जो किसी रीजन स्पेसिफिक अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ये इंडिया में इनैक्ट हुआ था जीआई टैग एक्ट 1999 के द्वारा और 2003 से ये इफेक्टिव है। इश्यूज़ क्या है, इशू सबसे पहले ये है कि जीआई टैग का जो प्रोडक्शन मिलता है किसी प्रोडक्ट को वो टेरिटोरियल है, ग्लोबल लेवल पे नहीं है। अगर मान लो कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ अल्फांसो मैंगो की, अल्फांसो मैंगो इंडिया में कहीं पे भी अगर महाराष्ट्र में कहा गया है तो आप ये नहीं कर्नाटका में वहाँ नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो उसको, लेकिन ग्लोबली उस चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है। ग्लोबल में कोई ऐसा नॉर्म नहीं है जो रोकेगा किसी को ये करने के लिए। बट अगेन ग्लोबली है नहीं, बट कंट्री आपस में कोऑपरेशन बैठा के रखती हैं जिससे कोई एक कंट्री का कोई जीआई टैग्ड प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में गलत तरीके से ना इस्तेमाल हो। इसके काफ़ी केसेस भी हुए थे, ये आर्टिकल बात करता है, बहुत सारे केसेस भी हुए थे पहले जब किसी एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट का यूज़ किया जो कि जीआई टैग था, फिर उसके ऊपर केस हुए, फिर उस प्रोडक्ट को वो नाम हटाना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह, ठीक है। लेकिन अभी फॉर्मल लेवल पे कोई प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल उस नेशन की या उस कंट्री की टेरिटरी के अंदर ही काम करता है, ग्लोबल लेवल पे काम नहीं करता है। कोई भी यूनिवर्सल इंटरनेशनल जीआई राइट्स अभी भी नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल राइट्स का मतलब समझ रहे हो, जो पूरे दुनिया पूरी धरती पे अप्लाई होने जा रहे हैं वो नहीं है अभी भी। और पास्ट में अगेन बासमती यूज़ का मिसयूज़ हुआ था, टर्मरिक, नीम का यूज़ मिसयूज़ हुआ था। कैसे हुआ था, कैसे एक कंट्री ने क्या किया कि नीम को एज अ शोकेस किया कि भाई साहब नीम में बहुत एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसका विरोध हुआ। कहा भाई साहब ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी इंडिया में पहले ट्रेडिशनल कल्चर में लिखी हैं, तो आप इसको गलत तरीके से कैसे शो कर रहे हो। तो इस चीज़ का विरोध हुआ, तो उनको ये सारी चीज़ें हटानी पड़ी। सेम टर्मरिक के लिए उन्होंने कहा कि टर्मरिक में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, और फिर उन्होंने साइंटिफिक बेस दिया, अगेन उस पर केस हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। बासमती राइस की जब बात होती है तो अमेरिका में भी यही सेम चीज़ हुई थी। एक कंपनी ने बासमती राइस टाइप की चीज़ों को एज अ बासमती नेम दे करके स्टार्ट किया था, अगेन कंपनी ने उसके अच्छा खासा लॉसूट चला था, फिर ये सारी चीज़ें हटाई गई, मतलब ये सक्सेस था। अब हम देखते हैं इसका वे फॉरवर्ड। हमें अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहिए डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा, ताकि ग्लोबल लेवल पे सबको आइडिया हो एग्जैक्टली भाई साहब मान लो अगर इंडिया में एक एक्स प्रोडक्ट है जो कि जीआई टैग्ड है, अगर इसकी अवेयरनेस है ही नहीं अमेरिका में कि ये एक्स जो, और उनको भी दिमाग में आइडिया आता है कि हम भी एक्स प्रोडक्ट को कोई प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक्स प्रोडक्ट एक जगह के लिए एक्सक्लूसिव है, वो जीआई टैग्ड है, तो ये कैसे उसको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो सकता है, बाय डिजिटल लाइब्रेरी। ये सारे सॉल्यूशंस हैं। हमें एक सर्चेबल डेटाबेस बनाना चाहिए ताकि जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें कि जिस प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रही हैं, जिस प्रोडक्ट को बना रही हैं, उसकी ओरिजिनेटिंग कम्युनिटी कहाँ से, ओरिजिनेटिंग कंट्री कौन सी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो जिस भी कंट्री से प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है और उस कंट्री में जिस कम्युनिटी से वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उसको और ज़्यादा एनकरेज किया जाना चाहिए, उसका ड्यू डिलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो अब इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप एक बार पढ़ेंगे, एग्जैक्टली आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहा है कि किस तरह से अभी भी ये कॉम्प्लेक्स इशू है और किस तरह से ये ट्रेडिशनल नॉलेज को सेफगार्ड करने में मदद करेगा जीआई टैग को, अगर हम एक पावरफुल टूल के तरीके से देखें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, इसको आप कनेक्ट करिएगा आर्टिकल से, लिखने की कोशिश करिएगा। मॉडल आंसर आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।